हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने इंग्लैंड को थर्ड वनडे में हरा दिया है और ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस, हमारी इस विक्ट्री के लिए। हमने इस सीरीज पर भी कब्जा किया और इंग्लैंड को तीनों सीरीज में हमने हराया है इस बार अपने होम ग्राउंड पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ आपको ध्यान हो, मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी जो अपने सीरीज प्रिडिक्शन वीडियो में प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया 2-1 से ये वनडे सीरीज जीतेगी, तो वो भी सही रही। और इस बार तो मेरी तीनों सीरीज में जो मेरी प्रिडिक्शन थी, टेस्ट सीरीज भी, T20 और वनडे, तीनों ही सही साबित हुई। और इस वीडियो में मैं आपसे जो हमारा ये थर्ड वनडे हुआ है इसका पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। और साथ ही हमारे जो कुछ व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर भी करने वाला हूं इस वीडियो में। इस मैच के एनालिसिस के बाद मैं आपको बता दूं मैं किन व्यूअर्स के आंसर्स करने वाला हूं। यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर है रौनक खन्ना, एंजल भारद्वाज, अमित मिश्रा, राहुल राणा और विश्वनाथ जाधव। इनके आंसर्स मैं करूंगा। और साथ ही अगर इस टूर से रिलेटेड जो इंग्लैंड इंडिया आई है, आपके और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या क्रिकेट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी व्यूज आप शेयर करना चाहे, तो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में उसका आंसर दूंगा। सो हम इस मैच की बात करते हैं, इस मैच में किस तरीके से रहा। तो सबसे पहले तो हम देखें, इंडिया फिर से टॉस हारी और ये काफी कमाल की बात है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इस बार तो इंडिया टॉस जीतेगी। पर खैर, टॉस जीतना हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, मैच जीतना ज्यादा मायने रखता है, जो हम जीते। और हम देखे इस बार इंडिया की पहले बैटिंग आई तो जो स्टार्ट थी वो इस बार मेरे को लगा कि सही रही, अप्रोच सही थी हमारी, क्योंकि धवन और रोहित इस बार थोड़ा इंटेंट के साथ खेल रहे थे, थोड़ा तेज खेल रहे थे। धवन खास तौर से मेरे को अच्छा लगा देख के कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन रखा और फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का फायदा भी उठाया, ऊपर से भी शॉट्स मारी। ऐसा नहीं लगा कि वो अपने लिए खेल रही है, वो टीम के लिए खेलते नजर आए, टीम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कहीं पे ये शायद पहले से डिसाइडेड था टीम मीटिंग में कि हम तेज खेलेंगे और थोड़ा लंबा स्कोर मारने की कोशिश करेंगे। तो धवन 120 के स्ट्राइक रेट से खेले और बहुत अच्छे 67 रन मारे। और रोहित भी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 37 रन मारे 37 बॉलों पर ही, पर वो लंबी इनिंग नहीं खेल पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड था। और राशिद की गेंद पे वो बोल्ड हो गए, बीट हो गए। ये एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि उसके बाद फिर कोहली भी स्पिनर की बॉल पे आउट हुए, केएल राहुल भी स्पिनर की बॉल पे आउट हुए। तो हमारे बैट्समैन थोड़ा स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल किए। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग बात है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बोला था कि मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था इस मैच में थोड़ा हमारे बैट्समैन लड़खड़ाएंगे, बैटिंग लड़खड़ाएगी और हमारे ऑलराउंडर्स को स्कोर मारना पड़ेगा। और ये कुछ वैसे ही हुआ। कोहली और राहुल भी जब आउट हो गए तो फिर लगने लगा कि कहीं हम 300 रन भी मार पाएंगे कि नहीं। बट पांड्या और पंत ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। पंत ने मुझे इंप्रेस किया इस सीरीज में, क्योंकि वो बिल्कुल डरे नहीं, तेज खेले। 78 रन मारे और ये उनका वनडे में हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले 77 रन का था और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे, 126 के स्ट्राइक रेट से। उसी तरह हार्दिक पांड्या ने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे, 145 के स्ट्राइक रेट से 64 रन मारे। तो इनकी जो पार्टनरशिप थी, तो इससे इंडिया पीछे नहीं हुई, जो हमारी विकेटें भी गिर गई थी, पर इन्होंने एक रन रेट मेंटेन रखा। और जो स्पिनर्स ने पहले विकेटें ले ली थी, तो स्पिनर्स पे भी अटैक किया। तो ये एक अच्छा इन्होंने रखी अप्रोच, वरना हम शायद 300 रन नहीं मार पाते। और उसके बाद फिर ये दोनों भी जब आउट हुए तो तब भी हम पीछे थे, एक और पार्टनरशिप की जरूरत थी। और वो पार्टनरशिप दी कृणाल पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर अच्छी हिटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी 30 रन मारे। और कृणाल पांड्या थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, वो कोई बाउंड्री नहीं लगा पाया, थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट भी स्लो रहा, बट फिर भी उन्होंने 25 रन का योगदान दिया। तो शार्दुल ठाकुर भी अपना थोड़ा एग्रेसिव खेलते हुए आउट हो गए। पर उसके बाद मुझे लगा कि कृणाल पांड्या की शॉट थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल थी
और उसके बाद भुवनेश्वर की भी, क्योंकि हम देखें उस वक्त भी जब कृणाल ने वो शॉट खेली हवा में मारने की कोशिश की, तो 4 ओवर तब भी बचे थे और कोई बैट्समैन साथ में नहीं था कृणाल के, भुवनेश्वर था, उसके बाद 2 बॉलर्स ने आना था। तो मुझे उस वक्त लगा कि मे भी थोड़ा सा ये 2 ओवर और निकालते तो उसमें, क्योंकि फील्ड खुली हुई थी, तो आराम से 10-12 रन ले सकते थे और आखिरी 2 ओवर में हिट करने की कोशिश करते, तो उसमें हम शायद 10-15 रन और जोड़ लेते। पूरे 50 ओवर हमें खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो थोड़ा यहाँ पे इनसे गलती हुई और हम 329 ही मार पाए, क्योंकि फिर हम इंग्लैंड की बैटिंग भी देखे तो बिल्कुल एंड तक ही ले गए थे। तो तब एक बारी को लग रहा था कि जो हम पूरे ओवर नहीं खेल पाए और थोड़ा सा पीछे रह गए, तो कहीं उस वजह से मैच ना हार जाए। बट थैंकफुली मैच जीतने में हम कामयाब रहे। हम इंग्लैंड की बॉलिंग देखे तो मार्क वुड ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, 7 ओवर में 34 रन दिए और 3 विकेटें ली। और आदिल रशीद ने भी, हालांकि रन तो काफी पिटा दिए, 10 ओवर में 81 रन गए, और ये रन गए क्योंकि पंत ने और पांड्या ने छोड़ा नहीं आदिल रशीद को। बट हम देखे जो हमारे दोनों ओपनर्स थे वो अच्छा जा रहे थे, रोहित शर्मा और धवन, और उन दोनों को आदिल रशीद ने आउट किया था। तो आदिल रशीद को भी यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा। और फिर मोइन अली भी इस बार भी अच्छी बॉलिंग करके निकल गया, 7 ओवर में 39 रन ही दिए और एक ही विकेट। और ये 39 रन भी इसलिए गए क्योंकि एक ओवर में पांड्या ने पकड़ लिया था, अच्छा धून दिया था, नहीं तो ये तो मोइन अली तो शायद 7 ओवर में 25 रन देके ही निकल जाता। और फिर हम देखे कि जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो इस बार, जैसे मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी गैस किया था कि इनकी स्टार्ट हम अच्छी नहीं होने देंगे, बैरस्टो को जल्दी आउट कर लेंगे, तो वही रहा। बैरस्टो और रॉय दोनों को भुवनेश्वर ने जल्दी आउट कर लिया। और फिर जब स्टोक्स आए तो स्टोक्स की एक आसान सी कैच हार्दिक पांड्या ने छोड़ दी। उस वक्त तो कहीं ऐसा भी लग रहा था कि ये जो कैच छोड़ी है कहीं मैच ही तो नहीं छोड़ दिया, पर थैंकफुली हमने स्टोक्स को भी बहुत लंबा नहीं खेलने दिया, 35 रन पे ही आउट कर लिया। और उसके बाद इंग्लैंड के बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट करते रहे, पर बहुत लंबा नहीं खेल पाए। मलान ने भी अच्छे 50 रन मारे, बटलर फिर जल्दी आउट हो गए 15 रन पे, लिविंगस्टोन भी अच्छा लग रहा था, 36 रन मारे पर लंबा नहीं खेल पाया। उसी तरह मोइन अली भी 29 रन मार के आउट हुआ। और हम देखें तो फिर से जो गोल्डन बॉय साबित हुए वो श्रद्धल ठाकुर साबित हुए, 4 विकेटें ली उन्होंने। और ये जो इनके बीच का मिडल ऑर्डर था, मलान, बटलर, लिविंगस्टोन, इन तीनों को ही ठाकुर ने आउट किया, तो किसी को लंबा नहीं खेलने दिया। तो श्रद्धल ठाकुर डेफिनेटली विद अवर बॉलर विद गोल्डन आर्म साबित हुए। और उधर से फिर उसके बाद करण ने तो कमाल कर दिया, ये जो 95 नेट आउट की पारी खेली, तो ये बहुत ही कमाल की पारी थी। और हम देखें तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगा और अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची है कि ये जो 2 विकेटें थी आखिरी की वो हम आसानी से ले लेंगे। बट करण ने जो मार्क वुड के साथ पार्टनरशिप बनाई तो डरा तो दिया था हमको भी और इंडियन व्यूअर्स को भी। मेरे को भी ध्यान है जब मैच में देख रहा था तो आखिरी 3 ओवर में 22 रन चाहिए थे, वहां तक वो खींच के ले आया था। और तब मेरे को मैसेज भी आया, मेरे कजन दीपांशु का मैसेज आया कि अब क्या होगा, मैच में हम हार तो नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन थी और उस वक्त फिर हम किसी तरह जीत गए क्योंकि टी नटराजन आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग फेंक गया, उसकी बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग आ रही थी जिसको ऊपर से उठा के मारना मुश्किल था। और यहाँ पर मैं कहूंगा करण ने खेला तो बहुत बढ़िया, बट मे भी एक ट्रिक मिस कर दी, जो सिंगल्स मिस किए। क्योंकि जब 40-50 रन चाहिए थे तब तो मुझे समझ में आता है कि आपने चलो सिंगल्स नहीं लिए कि मैं ही ज्यादा बॉलिंग खेलूंगा, बट जब 3 ओवर में 22 रन चाहिए थे वहां पे इनको सिंगल मिस नहीं करने चाहिए थे। और करण को मार्क वुड पे भी भरोसा दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो सिंगल्स लेते रहते तो तब सिर्फ 1 या 2 अच्छी हिट्स मारनी थी, बाउंड्री चली जाती तो गेम बिल्कुल इनके हाथ में आ जाता, ये जीत जाते। पर सिंगल ये ठुकराता रहा सैम करन, और उससे फिर आखिरी ओवर में 14 रन की नौबत आ गई और वो फिर नहीं बन पाए। बट एनीवे बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड भी,
इंग्लैंड ने भी इस सीरीज को रोमांचकारी बनाया, इस मैच को भी रोमांचकारी बनाया और टफ फाइट दी, दिखाया कि वो भी नंबर 1 रैंकिंग की टीम है और वर्ल्ड चैंपियन है, तो कुछ बात है उनमें, कुछ दम उनमें भी है। और उधर से इंडिया ने भी दिखाया कि वो भी बिल्कुल तैयार है कि हम नंबर 1 की रैंकिंग को हासिल कर ले और वर्ल्ड कप के हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार है। तो मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि दोनों टीम्स के लिए मैं कहूंगा वेल प्लेड इंडिया एंड वेल प्लेड इंग्लैंड ऑल्सो। और अब मैं आपसे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उनकी बातें थी, मैं आपसे यहाँ पे उनके आंसर्स करूंगा। तो सबसे पहले तो एक हमारे सब्सक्राइबर है रौनक खन्ना, ये क्वेश्चंस तो नहीं पूछते बट इनको मेरे जो वीडियोस होते हैं उस पे ये अपनी प्रिडिक्शंस करने का इनको शौक है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने इस मैच के लिए बोला था पंत विल मेक 50 श्योर 100%। सो ऑफ कोर्स रौनक, आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। पंत ने इस मैच में बहुत धमाकेदार हाफ सेंचुरी मारी है। सो ऑफ कोर्स आपकी ये बात सही साबित हुई। और फिर सेकंड सब्सक्राइबर है एंजल भारद्वाज। इनका क्वेश्चन है कि इस मैच में सैम करन को मैन ऑफ द मैच दिया गया और बैरस्टो को मैन ऑफ द सीरीज, तो ये तो हारी हुई टीम के है, तो क्या ये डिसीजन सही है? तो सबसे पहले तो एंजल, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हारी हुई टीम को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जा सकता या मैन ऑफ द सीरीज नहीं दिया जा सकता। तो हारी हुई टीम से भी हो सकता है, बट हम देखें कि क्या ये दोनों डिसीजन सही थे। तो हम पहले तो सैम करन का देखते हैं कि सैम करन डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। सैम करन की वजह से ये मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ और इंग्लैंड जीत भी सकता था ये मैच। और हम देखें कि अब और कौन कंटेंडर हो सकते थे मैन ऑफ द मैच के लिए, तो एक तो श्रद्धल ठाकुर हो सकते थे, उन्होंने भी 30 रन कंट्रीब्यूट किए थे पहली बैटिंग करते हुए जो इंपॉर्टेंट थे, और फिर 4 विकेट। तो जो कोहली ने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा हो कहा था कि भाई हमारे ठाकुर को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, और आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ठाकुर को मिल सकता था, ठाकुर को मिलना चाहिए था। बट मैं बताऊं कि सैम करन को इन्होंने सही दिया, ठाकुर कहां पे पीछे रह गए। मैं जो ये आखिरी 5 ओवर जब चल रहे थे तो आपको ध्यान हो सैम करन ने कैच उछाली थी, अब वो सैम करन की थी या मार्कवुड, ये मैं थोड़ा भूल गया हूं, शायद सैम करन की थी। तो वो आसान सी कैच श्रद्धल ठाकुर ने छोड़ दी थी और फिर उसी वजह से सैम करन थोड़ा और रन मारने में कामयाब हुआ और ये सिचुएशन हो गई थी कि इंग्लैंड भी जीत सकती थी फिर आखिरी ओवर में। और इस वजह से मैं कह रहा हूं वो जो कैच छोड़ी श्रद्धल ठाकुर ने, तो वो कैच जो छूटी तो उनके हाथ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी छूट गया। वो कैच अगर वो पकड़ लेते ना तो फिर वो मैन ऑफ द मैच श्रद्धल ठाकुर को ही मिलता। तो यहाँ पे सैम करन बाजी मार के ले गया। और दूसरा, हम मैन ऑफ द सीरीज की बात करें जो बैरस्टो को दिया है, तो मैं आपको बताऊं इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत ये बैरस्टो को दे दिया गया। हालांकि बैरस्टो भी काफी अच्छा खेला सीरीज में, बट हम देखें बैरस्टो 3 में से 2 मैचों में अच्छा खेला और इस मैच में वो फेल रहा। और ऊपर से ये जो सीरीज थी ये बैट्समैन डोमिनेटेड थी, बैटिंग पिच पे ये सीरीज खेली गई जहां पे बैट्समैनों के मजे थे। और जो एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैन ऑफ द सीरीज के आते हैं भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर कुमार ने तीनों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बैरस्टो की 2 में थी और पर भुवनेश्वर ज्यादा कंसिस्टेंट थे, उनकी तीनों में थी अच्छी बॉलिंग, इकोनॉमी रेट भी कम था, विकेटें भी ली। और साथ ही ये जो बैटिंग पिच थी, फ्लैट ट्रैक्स थे, इस पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज जो है भुवनेश्वर कुमार को मिलना चाहिए था। अच्छा, फिर हम थर्ड हमारे सब्सक्राइबर पे आते हैं, ये अमित मिश्रा जी है और राहुल राणा जी है। इन दोनों का ही सेम ही क्वेश्चन है या इनकी एक इच्छा है कि सर आप आईपीएल 2021 पे भी वीडियोस डाले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आईपीएल 2021 पे 4 वीडियोस डाले हुए हैं, ये मैंने पहले डाले थे। तो आप इनको जो प्लेलिस्ट है मेरी आईपीएल 2021 के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स अब आईपीएल जो स्टार्ट होगा या उससे पहले मैं आईपीएल से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, पूरी जो टीम्स है उनकी टीम्स से रिलेटेड भी एनालिसिस करूंगा और जो मैचेस हो गए उसमें भी।
और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो पिछला आईपीएल था, आईपीएल 2020, उसके भी वीडियोस डले हुए हैं। आप जो प्लेलिस्ट है उसमें आईपीएल 2020 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। वो वीडियोस मैंने अपने पहले वाले चैनल पे डाले थे, वो मेरा क्रिकेट का एक्सक्लूसिव चैनल नहीं था, तो ये मैंने उसके बाद बनाया आईपीएल 2020 के बाद। पर ये इसी चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियोस डले हुए हैं, आईपीएल 2020 के भी। और राहुल राणा जी का ये एक और सवाल है। उनका कहना है, भाई आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में, प्लीज बताना। तो राहुल जी, मैं आपको बता दूं और बाकी सब व्यूअर्स को भी कि देखिए, मेरी कोई फेवरेट आईपीएल टीम नहीं है। आईपीएल है तो मैं आईपीएल की सारी टीम्स को ही अपना ही मान के चलता हूं, क्योंकि ये मेरी कंट्री की टीम्स है। और मैं आपको सही बताऊं कि जो हम थोड़ा टीम्स को लेके ज्यादा डिवाइडेड हो जाती है और आपस में लड़ने लगते हैं, तो वो मुझे पसंद भी नहीं है। कि हम अपने बाकी प्लेयर्स को लेके, कि रोहित है, विराट है, और इनको ठीक है, हमें कंपेयर करना अलग बात है एक क्रिकेट के एंगल से, बट आपस में इसको लेके मैंने देखा है कई बार ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। तो मैं सारी टीम्स को ही अपना मान के चलता हूँ। और जहां तक फेवरेट टीम की बात है, तो फेवरेट टीम मेरी बदलती रहती है। वो डिपेंड करता है, मैं शुरू में ही नहीं कह सकता। एक बार जब आईपीएल स्टार्ट होगा तो कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन सी टीम कैसे कर रही है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, अब वो इंडिया के भी हो सकती है और ओवरसीज भी हो सकती है, तो वो टीम आपको ज्यादा अच्छी लगने लगती है, तो वो मेरी उस वक्त फिर फेवरेट हो जाती है। जैसे मैं पिछले आईपीएल में बताऊं, तो जब स्टार्ट किया था, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो मेरी दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट टीम थी। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, तो मेरे को राजस्थान रॉयल्स की टीम मेरी फेवरेट हो गई। पर राजस्थान रॉयल्स पहुंची नहीं थी नॉकआउट स्टेज में। इसी तरह केकेआर की टीम भी मेरी फेवरेट हो गई थी। मैं चाह रहा था कि राजस्थान रॉयल या केकेआर में से कोई पहुंचे नॉकआउट स्टेज में, क्योंकि इनके प्लेयर्स बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छे, मेरे को लगा कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जैसे राहुल तेवतिया था, संजू सैमसन भी था। उधर से हम केकेआर में भी देखे तो उसमें इयॉन मॉर्गन ने अच्छी बैटिंग की थी, और भी उनके अच्छे बैट्समैन थे, नीतीश राणा। तो ऐसे अब इस आईपीएल में तो देखना होगा, जैसे आईपीएल स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस आईपीएल में कौन सी टीम मेरी फेवरेट होती जा रही है। अच्छा, फिर हमारे व्यूअर है विश्वनाथ जाधव। इनके दो क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो इन्होंने मुझसे पूछा है, और ये वाला क्वेश्चन ही ये दो बार पूछ चुके हैं। सर, इफ पॉसिबल प्लीज लेट अस नो हाउ मेनी ओडीआई टेस्ट एज वेल एज T20 इंडिया विल प्ले बिफोर 2023 वर्ल्ड कप। तो जादव जी, आप जानना चाहते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया कितने मैचेस खेलेगी, कौन कौन से। तो देखिए, इसका मेरे पास शेड्यूल नहीं है। और साथ ही मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 2023 वर्ल्ड कप का अभी से क्यों सोच रहे हैं। अभी तो 2021 में T20 वर्ल्ड कप होना है, और उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है। तो हम सभी का ध्यान उस पर ही है। तो आप भी उस पर अभी ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है, हम उसमें होपफुली अच्छा परफॉर्म करें, और T20 वर्ल्ड कप है। तो जब तक 2023 का वर्ल्ड कप आएगा, तब तक तो सिचुएशंस काफी बदल जाएगी। हो सकता है कई नए प्लेयर्स आ जाए, कुछ प्लेयर्स बाहर हो जाए। और आपका ही, जादव जी का ही एक और क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है इनका, सर अकॉर्डिंग टू यू हाउ यू रेट बिटवीन रोहित वर्सेस विराट एंड ऑल्सो सचिन वर्सेस विराट, प्लीज डू रिप्लाई। तो आप पहले तो मुझसे रोहित वर्सेस विराट की रेटिंग चाहते हैं कि मैं इनको कैसे रेट करता हूं। तो मैं पहले तो रोहित वर्सेस विराट ही आपको अपने व्यूज बता दूं कि देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा मेरे अकॉर्डिंग T20 और वनडे दोनों में ही बिल्कुल बराबर के खिलाड़ी है, और इक्वल लेवल के मैच विनर्स है, और प्रूवन मैच विनर्स है। पर जहां तक टेस्ट मैचेस की बात आती है, तो विराट कोहली रोहित से आगे है, क्योंकि विराट कोहली ने इंडिया के बाहर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है, जबकि रोहित को अभी साबित करना है अपने आप को ओवरसीज में। सो इसलिए विराट कोहली टेस्ट मैचेस में रोहित से अभी आगे है।
तो अब जो इंग्लैंड में हम जाएंगे, टेस्ट चैंपियनशिप है और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है, तो वहां पे अगर रोहित अच्छा खेल के दिखा दे, 2-3 सेंचुरीज मार दे, तो फिर हम तब रोहित के लिए भी कहने लगेंगे कि रोहित अब टेस्ट में भी विराट के लेवल के है, बट अभी टेस्ट में वो पीछे है। और दूसरा, आप मुझसे कंपैरिजन चाहते हैं सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली का, तो इनके बारे में मैं कहूंगा कि देखिए, सचिन तेंदुलकर, ये दोनों डिफरेंट एरा के हैं, सचिन और विराट। तो पहले का जो एरा था, तो उसमें हम बॉलिंग अटैक देखें तो वो बेटर होता था दूसरी अपोजिशन का। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, मुथिया मुरलीधरन, और इसके अलावा भी और भी बॉलर्स थे, मैं हर बॉलर्स के नाम नहीं ले रहा। तो अभी जो बॉलिंग है अपोजिशन की, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक हो गई है। और हम पिचेस भी देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है अब, तो उनमें चेंजेस आया है और वो कंपैरेटिवली फ्लैट हो गई है कंपेयर टू जब तेंदुलकर खेला करते थे। और तेंदुलकर के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा होता था। और अब जो हमारे बाकी बैट्समैन भी है, विराट के साथ रोहित शर्मा भी है, और पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है विराट पे। पर पहले के जो टाइम था, तो उसमें सचिन पे हम ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो सचिन के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा रहता था, बॉलिंग अटैक अपोजिशन के भी ज्यादा स्ट्रांग थे, और थोड़ा पिचेस भी फास्ट बॉलर्स को मदद देती थी ओवरसीज में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर विराट से डेफिनेटली आगे है। उनके जो रिकॉर्ड्स और जो रन्स है, वो ज्यादा मैं उनको रेट करूंगा कंपेयर टू विराट कोहली। और विराट कोहली भी सचिन के लेवल पे आ सकते हैं, पर अभी वो पीछे है। अभी उनको और 5-6 साल वो परफॉर्मेंस देनी होगी। और साथ ही हम देखें तो विराट कोहली एक पर्टिकुलर कंट्री में अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे। वो न्यूजीलैंड में रन नहीं मार पाए हैं, बाकी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो मारे हैं, और इंग्लैंड में भी वो एक टूर में तो काफी फेल रहे थे, बट दूसरे टूर में उन्होंने रन मार के दिखाए थे। तो उनको अभी विराट कोहली को न्यूजीलैंड में भी रन मारने होंगे, तो जब वो न्यूजीलैंड में भी रन मार के दिखाएंगे, टेस्ट मैचेस में भी और वनडे में भी, तो तब मैं उनको उस कैटेगरी में मान सकता हूं कि हम सचिन से कंपेयर करें। तो आई होप मेरे ये व्यूज से आप सेटिस्फाइड होगे आप सब। सो फ्रेंड्स, आपके भी और कोई क्वेश्चंस भी है इस पूरे टूर से रिलेटेड या और क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज और आंसर्स, क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट। Congratulations once again for this series victory.